हुआ कांता, आज भी तुम्हारा मुँह क्यों फुला हुआ है? आजकल मैं बड़े ही दिनों से देख रही हूँ कि हर समय तुम्हारा मुँह लटका ही रहता है। क्या बड़ी मालकिन आप भी या तो मुँह फुला कह लो या लटका कह लो। दोनों मुँह एक समय पर कैसे हो सकता है? जी, माँ कांता मान गए तुम्हारी होशियारी। इतना कहकर रमा जी बड़े ही ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है। रमा जी को ऐसे हँसता हुआ देख कांताबाई का गुस्सा भी छूमंतर हो जाता है और वो भी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है। ज़्यादा गुस्सा ना कि आकर कांता चेहरे पर रिंकल्स आ जाएँगे। अरे! रिंकल पड़े हैं मेरे दुश्मन को बड़ी मालकिन। अब बताओ आज क्यों मुँह बुला रखा था तूने? सीधी-सी बात है। बड़ी मालकिन मुझे आपके यहाँ काम करते हुए आज 30 साल से ज़्यादा हो गया है। लेकिन कभी भी इतना मुश्किल नहीं हुआ जितना ये 4 अब साल से हुआ है। पहले सोच रही थी कि सागर बाबा की शादी होगी तो बहू रानी आएगी। बड़ा ही खुशी थी मैं। लेकिन ये क्या? वो तो नीम पर करेला चढ़ा। ये सुनकर रमा जी फिर से हंसने लगती है। नीम पर करेला चढ़ा नहीं करेला, वो भी नीम पर चढ़ा। कांता, अरे वो जो भी हो मालकिन, मुझे तो आपने ही सब कुछ सिखाया है, फिर वो चाहे पढ़ना लिखना हो या फिर पहनना कितनी सी ही थी। मैं यहाँ जब अपनी माँ के साथ आना शुरू किया था, आपकी भी तो तब हाल ही शादी हुई थी। कितनी सुंदर लगती थी। आप बड़ी मालकिन, वाह कांता, क्या याद दिला दिया तूने। क्या दिन थे वो भी। और एक ये आज के दिन, एक दिन भी बिना चिक-चिक के नहीं जाता मालकिन। तुम चिंता नहीं करो कांता, मैं सब सँभाल लूँगी। तुम आराम से अपने घर जाओ और हाँ, खाना तो खा लिया ना? आप आज भी कितनी अच्छी हो। मेम साहब, एक दिन ये पूछे बिना नहीं जाता कि मैंने खाना खाया या नहीं। वैसे आज मेरा मूड खराब था, इसलिए नहीं खाया। अब जाकर मैं पहले आराम करेगी, फिर कुछ खाएगी। चलो अच्छा है, ठीक है। कांता, अपना ध्यान रखना। जी, ये बड़ी मालकिन इतना कहकर अपना थैला उठाकर कांता चल देती है। और तभी रमा जी के पति रमेश जी की घर में एंट्री होती है। अरे! आज कांता को बड़ी देर हो गई घर जाने में। अरे! अब आप बस कुछ पूछो ना। कुछ देर मेरे पास बैठी और कुछ देर उसको इस घर की राम कहानी को निपटाने में हो गई। हम मतलब मैं कुछ समझा नहीं रमा जी। अरे! रोहन के पापा पहले 2 बहुएँ थी तब तक भी खींचातानी थी। लेकिन जब से हमारी तीसरी छोटी बहू आई है तब से घर के हालात बड़े ही गड़बड़ हो गए हैं। क्यों, हमारी छोटी बहू ठीक नहीं है क्या? अब आप भी सोच रहे होंगे कि क्या रमा देवी की छोटी बहू ठीक है, क्या नहीं, तो ये हम आगे बताएँगे। पहले हम आपको रमा देवी के परिवार से परिचित करवा देते हैं। रमेश जी अपने बिज़नेस के सिलसिले में अपनी जीवन संगिनी रमा जी को संग लेकर सालों पहले बनारस से आकर गाज़ियाबाद बस गए। यहीं आकर उनका परिवार आगे बढ़ा तो 3 बेटे हुए, रोहन, सुमित और सागर। उसके बाद जब बच्चे बड़े हुए तो उनकी शादियाँ हुई और अब तीनों बहुएँ भी घर में भी आ गई। लेकिन रमा जी के दिल में कहीं न कहीं वो बनारस आज भी ज़िंदा है। वो चाहती है कि आज भी उनका परिवार संगठित होकर रहे। लेकिन अब आलम ये है कि बहुएँ हर रोज़ एक नई बात को लेकर महाभारत करती नज़र आती है। लो जी, आज का ही नज़ारा आप देख लो। कांता आंटी, मैंने आपको कहा था ना कि आज ये शिमला और बीन्स की सब्ज़ी नहीं बनाना, कि आपको बस हल्का-सा ग्रिल करके रखने थे। इतना ऑयल तो मैं नहीं खा सकती। अब आप मेरे लिए प्लीज़ मूँग दाल का चीला बना दो। मुझे बहुत ही ज़ोरों की भूख लगी है। ये छोटी बहू रानी, आप समझो ना, घर के बाकी के लोग ही ग्रिल-विल नहीं खाएँगे। उनको तो बस अच्छे से दाल, सब्ज़ी और रोटी चाहिए। अब मैंने कल से आपके लिए अलग बना दूँगी। आप बस आज खा लो जिससे ना मेरा काम खत्म हो जाए, क्योंकि इतनी जल्दी तो चीला भी नहीं बन पाएगा। अभी ये दोनों बातें ही कर रही थी कि तब तक मंझली बहू रोशनी भी वहाँ जाती है। आज दाल में बिल्कुल भी रौनक नहीं दिख रही है। लाओ, मैं इसमें एक तड़का और मार देती हूँ। इतना कहकर रोशनी तड़का मारने लगती है। अरे मंझली बहू, समझो ना कि ये सब लोग नहीं खाएँगे, दाल जैसी बनी है, वैसी ही रखी रहने दो। आप अपने लिए अलग से निकाल कर तड़का मार लो। अरे कांताबाई, तुम क्या जानो? मुझे इस घर में आए हुए पूरे 3 साल हो गए हैं और मैं इनकी टेस्ट को बहुत अच्छे से जानती हूँ। और रोशनी बिना कुछ कहे ही पूरी दाल में बढ़िया-सा तड़का मार देती है। तब तक रमेश जी की आवाज़ सुनाई देती है। "अरे रमा जी, कहाँ हो? अब बड़े ज़ोरों की भूख लग रही है। आए जी आए।" तभी रमा जी रमेश जी की आवाज़ सुनकर अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आती है। "कांता, खाना लगा दो। देखो रोहन के पापा आ गए हैं, साथ में मेरा भी लगा दो। मैं भी खाकर फ्री ही हो जाती हूँ। ए जी मालकिन अभी लाई।" इतना कहकर रमा दोनों के लिए थाली परोसकर टेबल पर रख देती है, जिसे देखकर रमेश जी का पारा चढ़ जाता है। "रमा, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। फिर दाल में इतना घी?" इतना घी सुनकर घर की सबसे बड़ी बहू यानी कि सोनिया आ जाती है। "अरे कांताबाई, इतना घी? अरे हमारा घर चौपट करवाओगी क्या?"
तुमने तो बिल्कुल ही अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा खेल मचा रखा है। कोई तुमको कुछ कहता नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम अपनी मर्ज़ी चलाओगी। अरे तुमको पता भी है कि शुद्ध देसी घी पूरे 1500 रुपए किलो आ रहा है। लेकिन अब तुम क्या खरीदो जो जानो? सुबह से सबसे जूझती आ रही कांताबाई के सब्री का बाँध अब टूट जाता है और कांताबाई ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। रहने दीजिए बड़ी मालकिन, अब मैं नहीं कर पाएगी। मुझसे अब नहीं हो पाएगा। मुझे आपके यहाँ 30 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन ये 5 साल मुझे 50 साल से भी ज़्यादा भारी लग रहा है। वैसे भी अब आपकी बहुएँ आ गई हैं, तो मेरी अब उतनी ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए मैं अब जाती हूँ बड़ी मालकिन। इतना कहकर कांता रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है। रमा जी और रमेश जी के लिए ये एक सदमे जैसा था। रमा देवी समझ चुकी थी कि अभी कांता को कुछ कहना मतलब सब बेकार था, इसलिए वह भी उसे जाने देती है। ये क्या हुआ रमा? अचानक से कांता क्यों चली गई? आज तो कांता के आँसू है ना, वो सालों के गुस्सा हुए गुस्से का परिणाम है, जिसके बारे में वो मुझे परसों ही बता रही थी। लेकिन मैंने तो बस दाल के तड़के के लिए कहा था। वो आपसे नाराज़ नहीं है जी? वो रसोई में हर रोज़ हो रही उठापटक से परेशान है। उसी दिन शाम को घर के सब लोग इकट्ठा होते हैं और सब अपने-अपने लिए खाना बनाकर टेबल पर लगा देते हैं। कांता आंटी ने आज क्या बनाया है? हाँ, आज आपकी कांता आंटी ने नहीं बल्कि मैंने बनाया है। देखो तो ज़रा खाकर टोफू का सूप और ओट्स विद ग्रिल्ड वेजिज़। अरे! ये सब मुझे नहीं खाया जाएगा। मुझे कुछ अच्छा खाने को चाहिए जिससे मेरा पेट भर सके। ये इतने फैंसी खाने से मेरा पेट भरने से रहा, तभी रोशनी वहाँ आती है। लो ना भैया मैंने बैंगन का भरता और बढ़िया-सी दाल मखनी बनाई है। एक बार खाकर तो देखो। रोशनी को अपने बनाए खाने पर बड़ा ही कॉन्फिडेंस था। लेकिन दूसरी तरफ सपना को लगता था कि नहीं, ये सब खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। इन सबसे अलग घर की सबसे बड़ी बहू रानी का मानना था कि खाना अपने बजट के हिसाब से बनाओ। बस इसलिए रमा जी की तीनों बहुओं में महाभारत छिड़ी रहती थी। अभी ये सब बात चल ही रही थी कि तभी बाकी के लोग भी टेबल पर खाने के लिए आ जाते हैं। आज खाने में क्या है? आज खाने में है टमाटर आलू की सब्जी और चपाती। ये टमाटर आलू की सब्जी में ना तो मुझे टमाटर दिख रहा है और ना ही आलू सिवाय पानी के। आज की सब्जी मुझे कांता आंटी के हाथ की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। हाँ, हाँ, ये आपकी कांता आंटी के हाथ की है भी नहीं। अरे इतना मिर्च मसाला लगाती है कि कुछ पूछो ही ना। पूरे किचन का बजट बिगाड़ रखा है उन्होंने। हाँ, सही कह रही है हमारी बड़ी बहू। इसलिए आज से कांता खाना बनाने, बर्तन साफ करने और सफाई करने नहीं आएगी। हाँ, ठीक है मम्मी जी। हम तो वैसे भी कह रहे हैं कि आप तो हमारा सबका हिस्सा हमको दे दो, हम फिर अपने आराम से रह लेंगे। हाँ, मम्मी जी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। सब अपने हिसाब से बनाओ, अपने हिसाब से खाओ। वैसे भी ये उबली हुई सब्जियाँ मुझसे तो नहीं खाई जाती है। अरे जब तक सब्जी दाल में बढ़िया सा तड़का ना हो, तब तक क्या ही मज़ा। ये कहकर रोशनी सपना की तरफ देखकर हँसने लगती है। हाँ, हाँ, मम्मी जी मैं भी अपने हाथ का ही खाना खा सकती हूँ। तीनों बहुओं के मुँह से ये सुनकर रमेश जी, रोहन, सुमित और सागर चौंक जाते हैं। लेकिन रमा जी एकदम से नॉर्मल थी। जैसे ही उन्हें पहले से पता था कि ये सब तो होने ही वाला है। ठीक है, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे, मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तीनों बहुओं की आँखें चमक उठी। तीनों एक-दूसरे की तरफ ऐसे मुस्कुराकर देखने लगी कि जैसे उन्हें बिना माँगे सिंहासन मिल गया हो। लेकिन तुम लोगों की बात मानने से पहले तुम तीनों को मेरी सिर्फ़ एक बात माननी होगी। फिर तुम तीनों जैसे-जैसे कहोगी मैं ठीक वैसे-वैसे ही करूँगी। हाँ जी, माँ जी बताओ, बताओ। बताओ ना क्या बात माननी पड़ेगी? मैं मानने को तैयार हूँ। जी, मम्मी जी, तुम तीनों को अगले 1 महीने के लिए मिलकर एक रसोई को सँभालना होगा। बस बस मम्मी जी, इतनी-सी बात। हाँ, बस इतनी-सी बात। तुम तीनों ने अगर इस रसोई को अच्छे से सँभाल लिया तो मैं तुम तीनों का हिस्सा बाँट कर दूँगी। ये सुनकर तीनों बड़ी ही खुश हो जाती है। लेकिन तुम तीनों को ये याद ही होगा कि कांता काम छोड़कर जा चुकी है। इसलिए ये बात दिमाग में रखकर अपना-अपना काम बाँट लो और लग जाओ। हाँ, मम्मी जी, इसमें कौन-सी बड़ी तीर मार खा वाली बात है? हम तीनों मिलकर क्या एक किचन नहीं सँभाल पाएँगे? अब तीनों बहुएँ मिलकर एक साथ बैठती हैं और अपना-अपना काम बाँट लेती हैं। सपना मेरे हिसाब से नाश्ता तुम बना लेना क्योंकि तुमको ऑफ़िस भी जाना होता है और तुम सुबह-सुबह जिम के लिए भी उठती हो तो तुम नाश्ता बना लोगी ना? ठीक है, मैं नाश्ता बना लूँगी भाभी। मैं दोपहर का खाना बना लूँगी भाभी। अरे! दोपहर का खाना तो बाद में आएगा देवरानी साहिबा। उस बीच में घर की झाड़ू, पोछा, बर्तन और कपड़े भी तो करने हैं। हे भगवान! ये तो मैं भूल ही गई थी भाभी। मैं सुबह उठकर झाड़ू लगाऊँगी और रोशनी तुम पोछा लगा देना। ठीक है, ठीक ही है, लगा ही दूँगी। बाकी बचे सबके कपड़े तो मैं धो दूँगी और क्या बताऊँ? वो तो तुमको लेना ही पड़ेगा ना। लेकिन अब शाम का खाना कौन बनाएगा? शाम को तो वैसे भी काम ज़्यादा होता है, तो शाम का खाना हम तीनों मिलकर बनाएँगे। भाभी जिससे हमारी सासू माँ भी खुश हो जाएगी और जल्दी-जल्दी हमको हिस्सा भी दे देगी।
हाँ, मुझे तो अभी से ही लग रहा है कि मैं इतने सारे पैसे बचाकर जल्दी से अपने लिए एक बड़ा-सा सोने का हार बनवाऊँगी। भाभी अब सोने का वो भी बड़ा-सा हार, ये सपना देखना छोड़ दो। अरे तुम लोग जितना पैसा खाने के लिए खर्च करते हो ना, मैंने उन्हीं पैसों से तुम्हें सब करके दिखाऊँगी। अब अगले दिन सुबह से ही तीनों बहुएँ अपने मिशन पर लग जाती हैं और धीरे-धीरे दिन आगे बढ़ने लगता है। अब पहला दिन था तो सबके मुँह आड़े बन रहे थे। किसी की कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी। तो किसी को किसी और चीज़ में कमी नज़र आ रही थी। लेकिन कोई किसी से कुछ भी नहीं कहता क्योंकि आखिर शर्ट जो जितनातना था अब अगला दिन आता है और सपना अपने डाइट के अकॉर्डिंग सबके लिए किनवा और रागी का चीला बना देती है। हे प्रभु! ये ऐसा नाश्ता मुझे हर रोज़ सुबह ऐसा क्यों लगने लगा है कि मैं जैसे अस्पताल में हूँ और बड़ा ही बीमार हूँ। ये सुनकर सागर ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है। अब आप खुद ही सोचो भैया कि आपकी ये हालत 1 दिन में ही हो गई है। मैं उसके साथ 6 महीने से हूँ। आप तो बाज़ार से भी भाभी के साथ खा सकते हो। लेकिन वो मेरे साथ बाज़ार में भी एग्डो टोस्ट और मल्टीग्रेन दलिया खाती है। अब उसे कैसे बताऊँ कि मुझे समोसा खाना है? इतना कहकर सागर के आँसू बहने लगते हैं। बस कर पगले, अब मुझे भी रुलाएगा क्या? अभी ये दोनों अपना दुख-सुख बाँट ही रहे थे कि तब तक अंदर से सोनिया की चिल्लाने की आवाज़ आती है। घर के सब लोग भागकर जल्दी से रूम में आते हैं, तो देखते हैं कि सोनिया ज़मीन पर धड़ाम से पड़ी हुई थी। "अरे क्या हुआ तुमको सोनिया, तुम यहाँ ज़मीन पर क्यों लेटी हुई हो? सोनिया, सोनिया!" इतना कहकर रोहन ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। सोनिया तभी आँख खोलकर देखती है। "अरे अभी मरी नहीं हो जो इतनी देर से रो रहे हो? अरे लेकिन क्या हुआ है बहू? तुम इतनी तेज़ क्यों चीखी थी? ये देखो मेरा 5,000 का सूट, इसकी हालत।" लेकिन इसकी ये हालत ऐसे कैसे हो गई बहू? ये मुझसे नहीं पिताजी। आप अपनी छोटी बहू रानी सपना से पूछो। ये सुनकर सपना इधर-उधर देखने लगती है। मुझे क्या पता भाभी, आपके सूट की ये हालत कैसे हुई? मैंने तो कल बस धोखा डाला था। अब मुझे क्या पता था कि उसमें 7-8 अलग-अलग कलर लग जाएँगे। इतना कहकर सपना ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है। अरे मैं पैसे बचाने चली थी लेकिन मुझे पहले ही दिन इतना बड़ा चूना लग गया। अब जो हुआ सो हुआ भाभी, आपने अभी तक झाड़ू नहीं लगाई, मैं तो पोछा कैसे लगाऊँ? ये सुनकर सोनिया गुस्से में उबलती हुई झाड़ू हवा में लहराती हुई चल देती है और रमा जी वो रमेश जी हँसने लगते हैं और रमा जी और रमेश जी हँसने लगते हैं। इधर तीनों बहुओं का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। कभी किसी की शर्ट प्रेस से चल रही थी तो किसी को लंच में कच्चे पराठे मिल रहे थे। लेकिन तीनों के तीनों अपनी बीवियों के आगे मजबूर थे। आओ, आओ देखते हैं कि कौन कैसे अपनी बीवी को रिझा रहा है। सुनो ना सोनिया, अब बहुत हुआ ये ज़िद्दी। अब छोड़ो ना और पहले जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दो ना। अब देखो सुबह-सुबह तुम्हारा यूँ झाड़ू लगाना मेरा दिल चीर देता है। अगर इतना ही आपका दिल चीर रहा है ना तो इसी बात पर कल आप झाड़ू लगा लेना। ये सुनकर रोहन के तोते क्या पूरे शुतुरमुर्ग उड़ जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अब मैं बस सोता हूँ। अब कल बात करते हैं। इधर सुमित और सागर भी अपनी पत्नियों पर डोरे डालते हैं। लेकिन क्या डोरे क्या पतंग सब कटे पड़े थे यहाँ तो। फिर तीनों भाई एक दिन मौका देखकर अपनी माँ रमा देवी के पास आते हैं। क्या हुआ? आज तुम तीनों एक साथ, वो भी अचानक, कोई खास बात है क्या? क्या माँ आप भी बड़े ही मज़े लेती हो? आपको नहीं पता कि आपके इस घर में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है? तो तुम तीनों क्यों परेशान हो बच्चों? माँ हम तीनों अलग नहीं होना चाहते हैं। प्लीज़ कुछ करो ना माँ। बिल्कुल सही कहा भैया ने। प्लीज़ कुछ तो करो ना। ये सुनकर रमा देवी हँसने लगती है। बस अब कुछ ही दिन और बाकी है। फिर यह आपकी तीनों बहुएँ ना हिस्सा बाँटने के लिए कहेंगी लेकिन हम अलग नहीं होना चाहते हैं। अरे तुम्हारी माँ भी ज़िंदा है। मेरा नाम रमा देवी है और मैंने कोई कच्ची गोलियाँ नहीं खेली है मेरे बेटों। वो कुछ दिन नहीं, वो ही उनके इम्तिहान के असली दिन हैं। तुम तीनों बिल्कुल फ़िक्र ना करो। अब अगले दिन सपना वीकेंड के कारण जिम और ऑफ़िस भी नहीं जा पाती है, जिससे वह नाश्ता बनाने के लिए भी नहीं उठती है। आज इस घर में नाश्ता नहीं बनेगा क्या? तभी रोशनी नींद से जागकर आती है। क्या हुआ पापा जी, आपने कुछ कहा क्या? अरे कुछ कहने वाली बात है ना? घड़ी में देखो 9 बजे बज रहे हैं और नाश्ता नहीं बनाया है। तो क्या आज सपना ने नाश्ता नहीं बनाया? हाँ। रुको मैं जाकर देखती हूँ। रोशनी जाकर सपना को जगाती है। सपना, सपना उठो ना, तुम अभी तक सोई हुई हो। जाओ जल्दी से नाश्ता बनाओ। अरे एक दिन आप बना दो ना भाभी, तो कोई आसमान टूट पड़ेगा क्या? आज मेरा मन नहीं है। अरे तुम मेरे बदले दोपहर का खाना बनाती हो क्या? मैं क्यों बनाऊँ भला? मैं भी जाकर सो जाती हूँ। और फिर रोशनी भी जाकर सो जाती है। हाँ, ठीक ऐसे ही अब सोनिया को अगले दिन झाड़ू नहीं लगाना है और ऐसे ही खींचतान में 2-3 दिन और निकल जाते हैं। और अब घर बिल्कुल भूख हड़ताल वाली कंडीशन पर आ गया था और किचन का आलम ये था कि थाली तो छोड़ो, 1 चम्मच भी नहीं थी। सारे के सारे बर्तन सिंक में धुलने के लिए पड़े थे। फिर रमा देवी तीनों बहुओं को अपने पास बुलाती है। हाँ, तो अब तुम बताओ, तुम तीनों क्या कहना चाहती हो?
अभी भी शर्ट जीतना चाहती हो या फिर हारा हुआ मान लिया जाए? किचन की हालत देखी है तुम दोनों तीनों ने? मम्मी जी इतने दिनों से मैं ही अकेले बर्तन साफ कर रही थी, लेकिन 2 दिन से मैंने बंद किया तो आप खुद ही देख लो। मैं क्या बाई हूँ? बस अब सही बोला तुमने। बिल्कुल रोशनी बहू अब तुम खुद सोचो, तुम तीनों की वो कांता अकेले घर के 10 लोगों का काम सँभालती थी और फिर भी तुम तीनों उसको हेल्प करने की बजाय उसको इतना तंग करती थी। अब शर्ट तो तुम तीनों हार गई हो, तो हिस्सा तो मिलने से ना रहा। अब बताओ आगे क्या करना है? आगे ऐसे ही काम करना है या फिर नहीं, नहीं मम्मी जी प्लीज़ अब नहीं मम्मी जी अब मुझसे तो नहीं हो पाएगा। दोनों भाभी सही कह रही है। मम्मी जी अब हमारे बस की नहीं है, हमें कोई हिस्सा-विस्सा नहीं चाहिए। तब फिर कांता को फ़ोन कर दूँ? क्या ये सुनकर तीनों बहुएँ एक-दूसरे को देखने लगती हैं? हाँ, हाँ, ऐसे ना देखो एक-दूसरे को मैंने ही उसे रेस्ट लेने को कहा था, जिससे तुम तीनों की अकल ठिकाने आ सके। चलो अब उसे कल से आने को कह देती हूँ। हाँ, लेकिन अब की बार उसे उसे यूँ परेशान नहीं करना, समझी ना? नहीं, नहीं, अब की बार नहीं होगा, ऐसा मम्मी जी।